अगर हमें भारत के संविधान को समझना है तो उसकी जड़ों तक जाना होगा, और ये जड़ें जुड़ी हैं करीब 200 साल के ब्रिटिश शासन से। तो चलिए इस पूरी कहानी को ना एकदम शुरू से समझते हैं। अब सवाल ये उठता है कि एक ट्रेडिंग कंपनी जो सिर्फ व्यापार करने आई थी, उसने एक पूरे देश के लिए नियम कैसे लिख दिए? ये सवाल ही इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। देखिए, ये कहानी किसी जंग से नहीं बल्कि कॉमर्स यानी व्यापार से शुरू हुई। तो पहले हिस्से में हम यही देखने वाले हैं कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारियों से शासक बन गई। और हाँ, ये कोई एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे हुआ। ये टाइमलाइन देखिए। 1600 में कंपनी बनी, लेकिन असली गेम चेंजर था 1765, जब कंपनी को दीवानी अधिकार मिले। अब दीवानी का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है टैक्स वसूलने का हक। और सोचिए, जिसके पास पैसा वसूलने की ताकत हो, असली पावर तो उसी के पास है। बस यहीं से कंपनी एक व्यापारिक इकाई से एक क्षेत्रीय शक्ति बन गई। तो 1857 से पहले ब्रिटिश सरकार का एक ही मकसद था, एक ही लक्ष्य था, सेंट्रलाइजेशन। मतलब सारी की सारी ताकत को एक जगह पर इकट्ठा करना। वो चाहते थे कि कंपनी की जो बिखरी हुई पावर्स हैं, उन्हें बंगाल जैसे किसी एक पावर सेंटर में लाया जाए, जहां से पूरे भारत पर कंट्रोल रखा जा सके। और इस सेंट्रलाइजेशन का असर देखिए। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से पहले बंगाल का गवर्नर बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर के बराबर था, लेकिन एक्ट के बाद बंगाल के गवर्नर को बना दिया गया गवर्नर जनरल, और इसके साथ ही बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी उसके नीचे आ गई। यानी पावर का पूरा स्ट्रक्चर ही बदल गया, सब कुछ बंगाल से कंट्रोल होने लगा। तो ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था, ये असल में भारत में कंपनी के मामलों को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश संसद का पहला बड़ा कदम था। इसी एक्ट के तहत लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल बने, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, और हाँ, कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर भी रोक लगा दी गई। मतलब सब कुछ अब सीधे लंदन से कंट्रोल होना था। अब तक तो सब कुछ सेंट्रलाइजेशन के हिसाब से चल रहा था, लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया, एक ऐसा भूचाल आया, जिसने भारत में ब्रिटिश राज की पूरी स्ट्रैटेजी को ही बदल कर रख दिया। वो साल था 1857। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि ब्रिटिश हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा शौक था। 1857 की क्रांति ने उन्हें ये एहसास करा दिया कि उनकी जो सेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी थी, वो पूरी तरह फेल हो चुकी है। अब उन्हें अपनी रणनीति बदलनी ही पड़ेगी। अंग्रेजों को जो सबसे बड़ी सीख मिली, वो ये थी कि एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम की वजह से वो जमीन पर क्या हो रहा है उससे बिल्कुल अनजान थे। उन्हें समझ आ गया कि अगर भविष्य में इस तरह के विद्रोह को रोकना है तो भारतीयों को किसी न किसी तरह शासन में शामिल करना ही होगा, उनकी बात सुननी ही हो। तो यहाँ से दो अलग अलग युगों की कहानी शुरू होती है। 1857 से पहले कंपनी के राज में स्ट्रैटेजी थी सेंट्रलाइजेशन की, लेकिन 1857 के बाद जब शासन सीधे क्राउन के हाथ में आया तो स्ट्रैटेजी बदल गई। अब फोकस था डिसेंट्रलाइजेशन और एसोसिएशन पर, यानी सत्ता का विकेंद्रीकरण और भारतीयों का सहयोग। तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये जो नई स्ट्रैटेजी थी विकेंद्रीकरण की, इसे नए कानूनों के जरिए कैसे लागू किया गया। सबसे पहला बड़ा बदलाव आया 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म, भारत अब सीधे ब्रिटिश क्राउन के शासन में आ गया। गवर्नर जनरल का पद भी बदल गया, अब उसे वाइस रॉय कहा जाने लगा, और लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वाइस रॉय बने। मतलब अब भारत पर कोई ट्रेडिंग कंपनी नहीं, बल्कि सीधे महारानी का शासन था। लेकिन भारतीयों को शासन में शामिल करने की जो रफ्तार थी, वो बहुत धीमी थी। देखिए, 1861 में पहली बार कुछ भारतीयों को विधान परिषद में नॉमिनेट किया गया, वो भी सिर्फ गैर सरकारी सदस्यों के तौर पर। फिर 1892 में जाकर उन्हें बजट पर चर्चा करने की थोड़ी सी शक्ति मिली, और सोचिए 1909 में जाकर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने। मतलब ये सब बस दिखाने के लिए था कि हाँ, हम आपकी भी सुन रहे हैं। इसी बीच 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधारों में एक बहुत ही विभाजनकारी चीज लाई गई, सेपरेट इलेक्टोरेट्स, यानी पृथक निर्वाचक मंडल। अब इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि मुस्लिम उम्मीदवार को सिर्फ मुस्लिम वोटर ही चुन सकते थे। इसने धर्म के आधार पर राजनीति के वो बीज बो दिए जिसका असर बहुत दूर तक जाना था। समाज को बांटने की ये एक बहुत बड़ी चाल थी। फिर आया 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, और इसके साथ एक और मुश्किल सा कॉन्सेप्ट, डायरकी, यानी द्वैध शासन।
आसान भाषा में कहें तो दोहरी सरकार। इसमें हुआ ये कि प्रांतों के विषयों को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे कम जरूरी विभाग भारतीय मंत्रियों को दे दिए गए, लेकिन फाइनेंस और पुलिस जैसे सारे जरूरी विभाग गवर्नर ने अपने पास रखे। जाहिर है ये सिस्टम कभी कामयाब हो ही नहीं सकता था। तो इतने सालों के ये जो छोटे छोटे प्रयोग चल रहे थे, इन सब का नतीजा एक आखिरी सबसे बड़े कानून के रूप में सामने आया। एक ऐसा कानून जो आगे चलकर आज़ाद भारत के संविधान का सीधा सीधा ब्लूप्रिंट बनने वाला था। और वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसे अक्सर भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। पता है क्यों? क्योंकि जब हमारे संविधान निर्माता संविधान लिख रहे थे तो उन्होंने इस एक्ट के बहुत सारे प्रावधानों को लगभग वैसा का वैसा ही अपना लिया, क्योंकि वो उस समय की प्रशासनिक जरूरतों के हिसाब से बिल्कुल फिट बैठते थे। जैसे कि शक्तियों का बंटवारा। 1935 के एक्ट में 3 लिस्ट बनाई गई। फेडरल लिस्ट यानी केंद्र के लिए, प्रोविंशियल लिस्ट यानी प्रांतों के लिए, और कॉन्करेंट लिस्ट यानी दोनों के लिए। क्या ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है? बिल्कुल। आज हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची भी तो इसी स्ट्रक्चर पर आधारित है। तो 1935 के इस एक्ट की विरासत बहुत लंबी है। हमारा फेडरल स्ट्रक्चर, ये 3 विधायी सूचियां, प्रांतों को मिली स्वायत्ता, 2 सदनों वाली विधायिका यानी बाइकैमरलिज्म, यहाँ तक कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना, ये सब उसी एक्ट की देन है। इसकी छाप आज भी हमारी पूरी राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था पर साफ साफ दिखाई देती है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। भारत का संविधान हमारे लोकतंत्र का आधार है, उसका खाका है, लेकिन जरा सोचिए इसका कितना बड़ा हिस्सा उन लोगों ने तैयार किया था जिन्होंने हम पर 200 साल तक राज किया। ये एक ऐसी जटिल विरासत है जिसे आज भी समझना बहुत जरूरी है।